Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू इन्फिनिटी IQ प्लस। देखो, स्टेबिलिटी सबको चाहिए, वो जनरल लाइफ हो या हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब स्टेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम गवर्नमेंट जॉब करेंगे या फिर कोई प्राइवेट जॉब करेंगे, या पॉसिबल नहीं होगा तो कई पार्टनर्स मिलके कुछ पैसे शेयर करके हम कोई बिजनेस कर लेंगे। ऐसा ही होता है कंपाउंड को स्टेबल होने के लिए। कंपाउंड में स्टेबिलिटी के लिए या तो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स क्या करेंगे, एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या गेन करेंगे, पॉसिबल नहीं होगा तो वो भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो आज का लेक्चर पूरा ही डेडिकेटेड होगा ये समझाने के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड ये आप कैसे करोगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कार्बन टेट्रावैलेंट क्यों है और कार्बन आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं बनाता, कार्बन सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड ही क्यों बनाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने डिस्कस किया था, ऑक्टेट रूल डिस्कस किया था और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने बताया था। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, राइट। उसके बाद होमोलोगस सीरीज। ये पूरा लेक्चर आपको लास्ट तक देखना है और जैसा कि मैंने आपको सजेस्ट किया है कि हर एक लेक्चर वीडियो को आप बार बार देखो और उसके फेयर नोटबुक जरूर बनाओ। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा डिस्कशन होगा इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। सभी कंपाउंड्स के जो फॉर्मेशन का तरीका होता है मेनली दो तरीके से होगा, या तो वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे या फिर वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। एलिमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके कौन सा बॉन्ड बनाए, आयनिक बॉन्ड। बट कई बार एनर्जी वाइज ये पॉसिबल नहीं होता तो एलिमेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और शेयर करके वो क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू आप जानोगे कि एलिमेंट अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करते हैं, कार्बन अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा और हाइड्रोकार्बन या किसी की भी आप स्ट्रक्चर प्रॉपर मैनर में बना पाओगे, राइट। तो हम एक सिंपल मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं, H2। H2 का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर है 1। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 1। अब जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। हाइड्रोजन दो है H2 के अंदर, दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 एंड 1। अब हाइड्रोजन क्योंकि हीलियम के नियर है तो हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा, तो वो क्या करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है हाइड्रोजन में, 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। देखो एक जनरल ट्रिक मैं बता रहा हूँ, आप लोग याद रखना, यदि आप इसको फॉलो करोगे तो कोवैलेंट मॉलिक्यूल का डॉट स्ट्रक्चर बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कोई भी एलिमेंट अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में कंट्रीब्यूट करेगा जितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है टू कंप्लीट ऑक्टेट और डुप्लेट। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो हाइड्रोजन को क्या करना होगा, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। अब शेयरिंग वालों पे दोनों का इक्वल राइट होगा, दो पर्सन हैं, दोनों ने बिजनेस में अपने 10-10 हजार रुपए लगाए, 20 हजार रुपए से बिजनेस स्टार्ट हुआ। अब उस पे जो प्रॉफिट होगा उसमें दोनों का इक्वल राइट होगा। दो हाइड्रोजन थे, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और शेयरिंग वालों पे अब दोनों का इक्वल राइट होगा। इससे क्या होगा कि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसे आप सिर्फ सिंगल बॉन्ड भी बोल सकते हो, राइट। तो मैंने क्या बताया, कोई भी एटम अपने वैलेंस शेल से उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में कंट्रीब्यूट करेगा जितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है टू कंप्लीट ऑक्टेट और डुप्लेट। एक एग्जांपल और देखो, ऑक्सीजन की बात करते हैं, O2। ऑक्सीजन इज 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अब जैसे दो ऑक्सीजन है तो दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होगा। अब आप सब बताओ कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो अपने वैलेंस शेल में से ये 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयर करेगा, बाकी 4 अपने पास रखेगा एज लोन पेयर, राइट। दूसरा ऑक्सीजन भी यही काम करेगा, उसके भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे क्योंकि उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी और बाकी 4 वो अपने पास रखेगा। और जैसे मैंने बताया कि शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन पे दोनों ही एटम का जो कंट्रीब्यूटिंग एटम है उनका इक्वल राइट होगा। अब इस शेयरिंग के बाद पहले ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दूसरे का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और दोनों ने क्या बना लिया, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल
कोवैलेंट बॉन्ड, सिंपली आप इसको डबल बॉन्ड भी बोल सकते हो। अब इसमें जो पेयर, जो आपको कॉमन एरिया में इलेक्ट्रॉन्स पेयर दिख रहे हैं जिसके कारण ये डबल बॉन्ड बना, उसको आप क्या बोलोगे? बॉन्ड पेयर। और जो इनके इंडिविजुअल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे? लोन पेयर। Bond pair is also called bonded pair or shared pair of electron. The electron pair which participate in bonding or in sharing, उसको आप क्या बोलोगे? Bond pair. And the electron pair which does not participate in bonding or sharing are called lone pair. Lone pair को हम unshared pair भी बोल सकते हैं, non bonded electrons pair वही भी बोल सकते हैं, right? तो ऑक्सीजन ने कैसे ऑक्टेट कंप्लीट किया आप सबको समझ आ गया। एक और एग्जांपल देखो, नाइट्रोजन N2। नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर है 7, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5। अब जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो इससे आप क्या आइडिया लगाओगे? 5 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑलरेडी है। कितने इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है इस बार ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 3। तो जैसा मैंने बताया कि अब नाइट्रोजन क्या करेगा, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो वो शेयर करेगा। इलेक्ट्रॉन को आप डॉट से भी शो कर सकते हो और क्रॉस से भी शो कर सकते हो ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा एज लोन पेयर। इसे आप पेयर में लिखना, ऊपर नीचे नहीं लिखना है, हमेशा पेयर में, तभी उसे हम लोन पेयर बोलेंगे। दूसरे नाइट्रोजन में भी क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया और 2 अपने पास रखा। शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन पे दोनों का इक्वल राइट होगा। 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, फर्स्ट नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और दूसरे का। इस बार दोनों ने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया? 3-3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच साइड। तो बॉन्ड क्या बनेगा? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, इसे हम ट्रिपल बॉन्ड भी बोलेंगे। कुछ एग्जांपल हमें कार्बन का भी डिस्कस कर लेना चाहिए। अब देखो, कार्बन का एक कंपाउंड मैंने लिया CH4। कार्बन की एटॉमिक नंबर क्या है? 6। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है? 4 की। अब हमेशा मैं यही फॉलो कर रहा हूँ कि जितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी टू कंप्लीट डुप्लेट या ऑक्टेट, वो एटम उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में कंट्रीब्यूट करेगा, राइट? हाइड्रोजन इज 1, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1। अब देखो, कार्बन को मैंने सेंटर पे प्लेस कर दिया सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन। अब दो एटम जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो हमेशा इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही शेयर होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया तो कार्बन दो, ऐसा कभी नहीं होगा। 1 1 2 2 3 3 फ्रॉम ईच साइड। अब देखो, हाइड्रोजन के पास तो एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा, एक कार्बन का हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का होगा, एक कार्बन का होगा, एक हाइड्रोजन एक कार्बन। इस तरीके से कार्बन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन 4 डिफरेंट हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया। इसमें हम कार्बन के डॉट को ऐसे रेड कलर से मार्क कर देते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन चारों कार्बन के हैं। और हाइड्रोजन के पास तो एक ही था, हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करना था, उसने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। आप देखो, इस शेयरिंग के बाद दोनों को बेनिफिट मिलेगा। इन चारों हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट होंगे और वो हीलियम की तरह स्टेबल हो जाएंगे। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, वो नियॉन की तरह स्टेबल हो जाएगा, राइट? और इससे क्या बन गया? कोवैलेंट बॉन्ड, 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें सिर्फ आपको बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन में लोन पेयर भी थे। नाइट्रोजन में भी देखोगे 3 ये पेयर्स जो आपको दिख रहे हैं, ये 3 बॉन्ड पेयर होंगे और दोनों के पास एक एक लोन पेयर है, 2 लोन पेयर होंगे। जबकि CH4 में आप देखोगे बॉन्ड पेयर तो है, बट हाइड्रोकार्बन में जनरली जितने इलेक्ट्रॉन है सब शेयर हो जाते हैं, कुछ भी लोन पेयर के लिए नहीं बचता। यदि टीचर आपसे पूछे कि इसमें बताओ कितने बॉन्ड पेयर लोन पेयर हैं, तो 4 बॉन्ड पेयर, वो आप यहाँ शेयरिंग वाले से भी काउंट कर सकते हो, 4 पेयर जो कॉमन एरिया में है, या बॉन्ड भी काउंट करके बता सकते हो। दोनों तरीके से 4 बॉन्ड पेयर। और लोन पेयर तो कहीं है नहीं, तो क्या लिखोगे? 0 लोन पेयर, राइट? तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर समझ आया। वैसे पेयर जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो बॉन्ड पेयर, और जो बच गए एटम के पास इंडिविजुअली प्रेजेंट है, जो कॉमन एरिया में नहीं है, जो शेयरिंग में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, उसको आप क्या बोलोगे? लोन पेयर और अनशेयर्ड पेयर। अब कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ फॉर प्रैक्टिस। आप लोग प्रैक्टिस करना, कमेंट में बताना कि आपको कितना समझ आया, आप कर पा रहे हो या नहीं। कार्बन के कुछ कंपाउंड में मैंने ले लिया CO2, CCl4, नाइट्रोजन का एक कंपाउंड NH3 ट्राई कर लेना, H2O ट्राई कर लेना, Cl2, F2, इस टाइप के मॉलिक्यूल, C2H6, C2H4,
C2H2 सफिशिएंट रहेगा। लेक्चर वीडियो पूरा देखो, ट्राई करो आप। ट्रिक वही अप्लाई करना, जो भी दो एटम है, सपोज नाइट्रोजन हाइड्रोजन है या कार्बन ऑक्सीजन, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन लिखो। उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन है। यदि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो 2 की डेफिशिएंसी है। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा, बाकी 4 अपने पास रखेगा एज लोन पेयर। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, तो इसे चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करना होगा, क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन की ही डेफिशिएंसी है टू कंप्लीट ऑक्टेट। और फिर शेयरिंग कराने के बाद आप बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ये सब की भी प्रैक्टिस करना है, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके कितने डाउट्स आते हैं, इसको प्रैक्टिस आप जरूर करना, राइट। नेक्स्ट, अब इसमें कार्बन एंड कंपाउंड में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलोट्रॉप्स एंड एलोट्रॉपी। पीरियोडिक टेबल में क्या एलिमेंट्स 118, बट उनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो नेचर में एक से ज्यादा डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? एलोट्रॉपी। जैसे कार्बन के एलोट्रॉप के बारे में आप लोग बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो कि डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, राइट। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? The different form of an element in which they exist in nature or earth crust are called allotropes of each other, and this phenomenon is called allotropy. जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स में डायमंड, ग्रेफाइट के अलावा कोक, कोल, लैम्प ब्लैक, चारकोल और एक फुलेरिन भी है, मैन मेड बकमिंस्टर फुलेरिन भी है। ये जितने भी एलोट्रॉप्स हैं, इस फॉर्म में कार्बन नेचर में एग्जिस्ट करेगा, बट क्या सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी? नहीं। डायमंड की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, ग्रेफाइट की अलग है, बट केमिकल प्रॉपर्टी मैच होगा। मतलब जितने भी एलोट्रॉप्स हैं कार्बन की, सबकी कंबशन कराओगे, यू विल गेट CO2 गैस, राइट। तो एलोट्रॉप्स में क्या सेम होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर कर जाएगा, बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम। एलोट्रॉप सिर्फ कार्बन में ही नहीं होगा, फास्फोरस में भी होगा, सल्फर में भी होगा, बट हमारा सिलेबस सिर्फ कार्बन पे है कि कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स हैं। उनमें से कुछ एलोट्रॉप्स का शेप बिल्कुल प्रॉपर होगा, जैसे डायमंड की शेप आपको पढ़ाएंगे टीचर कि वो टेट्राहेड्रल होता है, प्रॉपर शेप है। ग्रेफाइट की शेप क्या है? रेगुलर हेक्सागोनल, प्रॉपर शेप है। तो इनको बोलोगे आप क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। लेकिन इसमें कुछ ऐसे एलोट्रॉप हैं, जैसे कि आप हम नेक्स्ट, जैसे मैं बताऊंगा कोक, कोल, क्या कोयले का कोई शेप होता है? नहीं होता है। लैम्प ब्लैक, काजल का कोई शेप नहीं है। तो जिसकी शेपिंग नहीं है, जिसमें कोई प्रॉपर शेप नहीं है, उसे आप क्या बोलोगे? नॉन क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस एलोट्रॉप। तो दो मेन है, क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस। थर्ड कैटेगरी अब पढ़ाया जाता है फुलेरिन, जिसमें एक ऐसा फुलेरिन भी आएगा जिसमें कार्बन एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, C60 मॉलिक्यूल्स होंगे। कार्बन 60 हो सकते हैं, 70 हो सकते हैं, 350 तक होंगे। उसमें से एक का स्ट्रक्चर होता है फुटबॉल लाइक, उसे हम बोलते हैं फुलेरिन। तो एलोट्रॉप्स क्या है? द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट इन विच दे एग्जिस्ट इन नेचर और अर्थ क्रस्ट are called allotropes of each other, and the phenomenon is called allotropy, right? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन ही हमारे सिलेबस में है, वैसे फ्यूचर में आप सल्फर या फास्फोरस के भी एलोट्रॉप्स पढ़ोगे। इसमें पहला क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रिस्टलाइन जिसकी शेप फिक्स होगी। बिल्डिंग ब्रिक से बनाया गया, सभी ब्रिक क्यूबॉइडल है, क्रिस्टलाइन पैटर्न है। लेकिन कोई पुराने पैलेस या महल वगैरह को देखो, वो स्टोन से बनाते थे, कोई स्टोन छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बहुत बड़ा है। अब ये एमॉर्फस पैटर्न है, नो फॉर्म से एमॉर्फस है। क्रिस्टलाइन में कौन कौन से आएंगे? डायमंड, ग्रेफाइट जिसकी शेप फिक्स्ड है, ज्योमेट्री प्रॉपर है। अमॉर्फस एलोट्रॉप में वैसे आएंगे जिनकी शेप फिक्स नहीं है। ये कोका कोला नहीं है। कोयले की जब आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराओगे, मतलब कोयले को जलाना नहीं है, उसे हीट करना इन द एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन, तो कोयला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोक में। और यही काम आप वुड के साथ करो तो वुड कन्वर्ट हो जाएगा चारकोल में। आजकल कोयला थोड़ा कम अवेलेबल है, तो लोग चारकोल ही यूज करते हैं। अब चारकोल का यूज तो आप देखते हो बारबेक्यू में, तंदूरी आइटम बनाने में, इन सब में किया जाता है। तो कोक कोयले से बनाते हैं, कोल, लैम्प ब्लैक, काजल, चारकोल जो वुड से बनेगा। इन सब का कोई शेप नहीं है, कोई प्रॉपर ज्योमेट्री नहीं, इनकी शेप कभी आप पढ़ोगे भी नहीं। ये अमॉर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है। फुलेरिन, फुलेरिन जैसे मैंने बताया कि एक बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म कार्बन का बोल सकते हो। इसमें एक एग्जांपल हम पढ़ेंगे, बकमिंस्टर फुलेरिन। इसका स्ट्रक्चर होता है फुटबॉल लाइक, जिसको आप सॉकर बॉल भी बोल सकते हो। इसमें कार्बन 60 होता है और केज लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। जैसे आजकल फुटबॉल भी काफी फैंसी हो गया। पुराना फुटबॉल इमेजिन कर, जिसमें दो पैचेज होते थे, एक
ब्लैक पैच होता था, एक व्हाइट पैच होता था, ब्लैक एंड व्हाइट। अब उस ब्लैक एंड व्हाइट पैच में मान लो कि जो ब्लैक पैच है वो 6 कार्बन का रिंग है, व्हाइट पैच है 5 कार्बन का रिंग, टोटल कार्बन लगभग 60 के आसपास है। और केज लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर, उसको आप क्या बोलोगे, फुलेरीन। तो एलोट्रॉप्स एंड एलोट्रॉपी का ब्रीफ आइडिया आपको मिल गया, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में 10th क्लास में, वो क्वेश्चन होता है डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट, देखो डायमंड एंड ग्रेफाइट एक ऐसी चीज है, कार्बन का ऐसा एलोट्रॉप है जो जनरल लाइफ में भी यूज होता है। अब डायमंड सुनते ही आपको ज्वेलरी क्लिक हो रहा होगा कि गोल्ड प्लैटिनम के साथ साथ लोग आजकल डायमंड की ज्वेलरी भी पहनते हैं, तो ज्वेलरी सबसे पहले क्लिक होगा। ग्रेफाइट पेंसिल से आप लिखते हो, बचपन से लिखते आ रहे हो, पेंसिल की नोक, लेड पेंसिल की नोक, ये ग्रेफाइट से बनाते हैं। वैसे ग्रेफाइट से इलेक्ट्रोड भी बनाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए जो कैथोड एनोड है। क्योंकि आप डायमंड को देखोगे डिस्कशन में कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता किसी सर्किट के बीच में। डायमंड लगा दोगे तो ओपन सर्किट हो जाएगा और उससे करंट पास नहीं होगा, और ये क्लोज सर्किट बनाएगा, इससे करंट पास हो जाएगा। तो डिफरेंस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर लर्न करना है फेयर नोटबुक में लिख के। देखो पहला डिफरेंस क्या है, डायमंड की शेप है टेट्राहेड्रल, ये मैं ड्रॉ करके भी बताऊंगा। ग्रेफाइट की क्या है, रेगुलर हेक्सागोनल। तो जब डायमंड की आप शेप बनाओगे तो इसमें एक कार्बन 4 कार्बन एटम से अटैच्ड होंगे, कोवेलेंट होने के बावजूद ये अर्थ का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। स्ट्रक्चर के कारण एक सेंट्रल कार्बन पास के 4 कार्बन एटम से अटैच्ड होगा टेट्राहेड्रली। लेकिन ग्रेफाइट में जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो होता है रेगुलर हेक्सागोनल। प्रॉपर शेप होने के कारण इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप। जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर में, वो सभी पॉइंट कहीं ना कहीं कार्बन को शो कर रहे हैं, राइट। रेगुलर हेक्सागोनल। और इसके दो सरफेस के बीच वीक वैंडरवाल फोर्स होगा, ये सभी पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं ये सभी पॉइंट कार्बन को शो कर रहे हैं। और इनके दो लेयर के बीच में आप देखोगे वीक वैंडरवाल फोर्सेस। और यही रीजन है कि ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है। पेंसिल से आप पेज पे लिखो, पेज पे निशान बना रहे हैं, क्योंकि उसके सरफेस सॉफ्ट एंड स्लिपरी है, इसके कारण इसको ड्राई लुब्रिकेंट के फॉर्म में भी यूज करते हैं। तो ग्रेफाइट के दो लेयर के बीच में वीक वैंडरवाल फोर्स है, वो स्लिपरी होंगे। और पेंसिल में, जैसे पेंसिल से आप किसी चीज पे लिख रहे हैं उस पे निशान छोड़ रहा है, क्यों, क्योंकि इसके ग्रेफाइट के दो लेयर के बीच में वीक वैंडरवाल फोर्स है, राइट। नेक्स्ट है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है अर्थ पे, जबकि ग्रेफाइट हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट एंड स्लिपरी होगा, राइट। इसकी डेंसिटी काफी हाई होगी, इसकी लो होगी। जनरली जब आप आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड को कंपेयर करते हो तो आयनिक कंपाउंड को ज्यादा हार्ड माना जाता है एज कंपेयर टू कोवैलेंट कंपाउंड। बट डायमंड is the hardest substance yet it is covalent, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसमें एक कार्बन पास के 4 कार्बन एटम से अटैच और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है, तो उसको काफी हार्डेस्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हाई डेंसिटी के साथ इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी काफी हाई होगी, जबकि इसकी लो डेंसिटी है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी थोड़ा लो होगा। लेयर्स के बीच में कौन सा फोर्स होगा, वीक वैंडरवॉल फोर्स। अब ये वीक वैंडरवॉल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है कि ग्रेफाइट क्या हो गया, सॉफ्ट एंड स्लिपरी, राइट। इंसुलेटर होगा, जैसे मैंने बताया कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप उसको बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। और ये क्या है, कंडक्टर, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, राइट। डिफरेंसेस अच्छे से याद कर लेना, डायमंड क्या है, टेट्राहेड्रल, ग्रेफाइट क्या है, रेगुलर हेक्सागोनल, दोनों क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है। ये एक सिमिलैरिटी भी है। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सॉफ्ट एंड स्लिपरी होगा। हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ आप लिख सकते हो कि एज कंपेयर टू डायमंड यहाँ क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट। ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो। ये इंसुलेटर है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर होगा। कुछ यूजेस इस पे जरूर फोकस करना, कहाँ यूज होगा, फॉर मेकिंग ज्वेलरीज, जो कि आपको पहले से ही पता था। एब्रेसिव, डायमंड हार्ड सब्सटेंस है, जैसे देखो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, ग्लास कटिंग में इसका यूज होता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सरिया वगैरह को ऐसे मोल्ड करना होता है, शेपिंग देना होता है, उसके लिए डाइज बनाने की जरूरत होती है। डाई हेयर डाई नहीं है, ये डाई एक इक्विपमेंट है जिससे आप मोल्ड करते हो मेटल्स को, वो डाई है। हार्डेस्ट सब्सटेंस है, एब्रेसिव के फॉर्म में यूज होगा, हार्ड टूल को शार्प करने में यूज होगा। डायमंड से काला हीरा जिसे बोल्ट भी बोलते हैं, उससे ग्लास की कटिंग करते हैं। आप जैसे कोई आपके आसपास कोई ग्लास बेचने वाली कोई दुकान, उस पे जाओगे, जब वो ग्लास की कटिंग शेपिंग करेंगे वहां वो काला हीरा बोल्ट यूज करते हैं। डायमंड ग्लास कटिंग में भी यूज होगा, राइट। जबकि ग्रेफाइट के यूजेस में देखो,
इससे क्या बनता है? कोर या टर्मिनल ऑफ लेड पेंसिल्स, इलेक्ट्रोड्स लाइक कैथोड एनोड, और ये ड्राई लुब्रिकेंट है मशीनरीज में एज लुब्रिकेंट यदि हम ऑयल का यूज कर रहे हैं और टेम्परेचर हाई हो गया तो आप देखो क्या होगा, ऑयल वेपराइज हो जाएगा और बार बार आपको ऑयल ऐड करना पड़ेगा। बट ग्रेफाइट हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल होता है, तो ये बहुत ही अच्छा ड्राई लुब्रिकेंट है। कितने भी हाई टेम्परेचर पे ये अपना स्लिपरी नेचर जो है वो शो करेगा, घर्षण को कम करेगा, फ्रिक्शन को कम करेगा, तो ये बहुत ही अच्छा ल्यूब्रिकेंट है, हाई टेम्परेचर पे भी ये स्टेबल होगा। ये डिफरेंस को आप बार बार पढ़ो, इसको याद करने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, राइट। अब आते हैं होमोलोगस सीरीज पे। आपके कार्बन एंड कंपाउंड का ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हाइड्रोकार्बन में मेनली हमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पे फोकस करना। अब देखो कोई भी एल्केन हो, वेदर इट इज मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सब में जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2। आप कोई भी एल्केन ले लो, सभी एल्कीन में जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2। सभी एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा बताओ? CnH2n। और जितने भी एल्काइन है उनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n-2। तो होमोलोगस सीरीज क्या है कि द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पोजेसिंग सेम जनरल फॉर्मूला एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जितने भी एल्कीन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सब इसी फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, सबका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सेम होगा। केमिकल प्रॉपर्टी काफी हद तक सिमिलर होगी, बट फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा वेरी करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन चेन लेंथ, क्योंकि चेन लेंथ बढ़ने से वैंडरवाल फोर्स भी बढ़ जाता है। तो होमोलोगस सीरीज के लिए क्या क्राइटेरिया है? फॉर्मूला जो जनरल है वो सेम होना चाहिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिमिलर होना चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, बट फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा वेरी कर जाएगा। दूसरा आप देखोगे कि होमोलोगस सीरीज में दो लगातार मेंबर के बीच CH2 का डिफरेंस होता है, ये भी एक कीवर्ड याद रखना। और मास में 12 और 2 14, 12+2 14 U का डिफरेंस होगा। आप कंपेयर करो मीथेन से इथेन को, इथेन से प्रोपेन को, प्रोपेन से ब्यूटेन को। दो लगातार मेंबर के बीच, वो आप कहीं भी देख सकते हो, एल्कीन वाले सीरीज में इथीन, प्रोपीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ब्यूटीन, पेंटीन, डिफरेंस हमेशा कितने का होगा? CH2 ग्रुप का, और मास में 14 U का। तो होमोलोगस सीरीज आके पढ़ने से फायदा क्या है? बच्चे पूछते हैं टॉपिक क्यों ऐड किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? क्योंकि आप किसी भी पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज में एक मेंबर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लेते हो तो आगे वाले मेथड्स आसानी से आपको समझ आ जाएंगे कि बाकी मेंबर्स भी वैसे ही बनेंगे। एक की केमिकल प्रॉपर्टी आपने पढ़ लिया, बाकी की सिमिलर है, तो ये मेन पर्पस था कि जितने सिमिलर एलिमेंट्स हैं, जितने सिमिलर कंपाउंड्स हैं, एल्केन्स हैं, हाइड्रोकार्बन, इवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनका होमोलोगस सीरीज बनाया जाए तो स्टडी करना थोड़ा आसान हो जाएगा, राइट। देखो इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान देना है। सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पोजेसिंग सेम जनरल फॉर्मूला एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनको क्या बोलोगे? होमोलोगस सीरीज। इसमें एक ही जैसे देखो द मेंबर्स ऑफ, एक पॉइंट यहाँ से पहले स्टार्ट कर लेते हैं, मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज आर कॉल्ड होमोलॉग्स ऑफ ईच अदर। मतलब हम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन को होमोलॉग्स बोल सकते हैं। मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज आर कॉल्ड होमोलॉग्स ऑफ ईच अदर। इनमें सिमिलर होगी केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बताया था, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर कर जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन मोलर मास, क्योंकि जैसे जैसे चेन लेंथ बिगर होगा वैंडरवाल फोर्स इंक्रीज होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट आएगा। दो लगातार मेंबर के बीच कितने का डिफरेंस होगा? CH2, तो मास में कितने का डिफरेंस हो जाएगा? 14U। डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज, और 14U मास में डिफरेंस होगा। अब आप लोगों को करना क्या है कि जैसे मैंने एल्कीन, एल्कीन की होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स पूछेंगे तो पहला आप लिखोगे मीथेन, दूसरा लिखोगे इथेन, तीसरा लिखोगे प्रोपेन, चौथा लिखोगे ब्यूटेन एंड सो ऑन। और आप खुद चेक करना कि इनमें सब में जनरल फॉर्मूला सेम है, सबकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, सिर्फ फिजिकल वेरी करेगा। और दो लगातार मेंबर्स के बीच, अब चेक करो, दो लगातार मेंबर्स के बीच एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो इस पे एक टास्क है आप सभी बच्चों के लिए, सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, एल्कीन के मैंने फर्स्ट 4 मेंबर लिखा, तो आप एल्कीन के फर्स्ट 5 मेंबर्स लिखना होमोलोगस सीरीज के, और एल्काइन विद स्ट्रक्चर।
एल्कीन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब है। सिमिलरली एल्कीन का पहला जो मेंबर है, इस पे अभी और डिस्कशन होना है। इसमें पहला मेंबर है इथीन, फिर आएगा प्रोपीन, ब्यूटीन। आप पहले एक बार ट्राई करो, फिर इस पे एक और लेक्चर रखेंगे जहां हम डिटेल में स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। तो इनके क्या करना है होमवर्क में, एल्कीन के फर्स्ट 5 मेंबर और एल्काइन के फर्स्ट 5 मेंबर। होमोलोगस सीरीज क्या है, इसके सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ लो। और 3 एग्जांपल एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के फर्स्ट 5 मेंबर्स, ये आपको लिखना है विद स्ट्रक्चर। होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में मैंने आपको 2 पहले ही टास्क दे दिया कि आपको एल्कीन और एल्काइन के मेंबर्स लिखना है। एल्कीन को थोड़ा मैं और डिटेल करता हूँ। एल्कीन का होमोलोगस सीरीज हम पढ़ रहे हैं, तो सब में जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+2। इसमें n क्या होता है, वेयर n इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और आपसे पूछेंगे कि होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन के फर्स्ट 5 मेंबर्स आप लिख के दिखाओ। तो पहला मेंबर आप क्या लिखोगे, CH4। ये क्या हो जाएगा, मीथेन। अब आगे के जो मेंबर्स होंगे, CH3, CH3 इसे हम क्या बोलेंगे, इथेन। हम 5 मेंबर्स लिख रहे हैं। नेक्स्ट जो आप लिखोगे CH3, CH2, CH3 3 कार्बन एटम है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन, राइट। ऐसे ही CH2 अब ऐड होता हुआ आपको दिख जाएगा कि 2 लगातार मेंबर के बीच CH2 का डिफरेंस होता है, वो अब आपको प्रॉपर्ली दिख रहा होगा। 4 कार्बन एटम की चेन है, ये क्या हो गया, ब्यूटेन। हो सकता है इस लेक्चर में कुछ बच्चों को स्ट्रक्चर बनाने में परेशानी आए, तो आप उसका टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्ट्रक्चर को ही कवर करने वाला हूँ। पेंटेन, फर्स्ट 5 मेंबर्स हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, कितने भी लिख सकते हो। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि इन सब में मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम होगा, सब एक ही जनरल फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, बस फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी करता है ड्यू टू इंक्रीज इन चेन लेंथ। और 2 लगातार मेंबर के बीच में, जैसे मीथेन और इथेन के बीच में CH2 का डिफरेंस है, इथेन और प्रोपेन के बीच में CH2 क्लियरली दिख रहा है, इसमें भी एक CH2 ऐड हो गया, CH2 ऐड हो गया। ऐसे कितने भी मेंबर्स हम लिख सकते हैं। तो एल्केन का मैंने होमोलोगस सीरीज बताया, इसमें पहला मेंबर मीथेन है। एल्कीन में जो पहला मेंबर होगा वो क्या होगा, इथीन। और एल्काइन में पहला मेंबर क्या होगा, इथाइन। सभी एल्कीन कौन सा जनरल फॉर्मूला फॉलो करेंगे, CnH2n। और सभी एल्काइन कौन सा जनरल फॉर्मूला फॉलो करेंगे, CnH2n-2। तो एक टास्क है आप सबके लिए, जब आप फेयर कर रहे होगे, अपने वर्कशीट जो बना रहे होगे, उसमें एल्कीन और एल्काइन इसके भी फर्स्ट 5 मेंबर ऐसे विद स्ट्रक्चर आपको लिखना है, राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा अर्थ का भी अपने ध्यान रखो, सिंगल यूज प्लास्टिक आप यूज नहीं करो। एक छोटे से इनिशिएटिव लेने से हम अपने अर्थ को आगे फ्यूचर के लिए सेव रख पाएंगे, क्योंकि पॉल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है जिससे काफी बीमारियां भी हो रही हैं। तो हमें अपने अर्थ के बारे में इंडिविजुअली खुद ही सोचना होगा। किसी पे आप डिपेंडेंट मत रहो कि गवर्नमेंट कुछ करेगी, आप अपने लेवल पे जो कर सकते हो, अपने घर से जो कर सकते हो, वो आप जरूर करो, राइट। तो आज का वीडियो लेक्चर आई गेस आपको काफी हेल्पफुल रहा होगा, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जर्नी को और आसान बनाएगा। लेक्चर वीडियो को आप बार बार देखो, उसको अच्छे से समझो, जो क्वेरीज हैं, डाउट है, वो आप कमेंट में बताओ। अपनी क्वेरीज आप हम तक पहुंचाओ, उसका सोल्यूशन हम निकालने की कोशिश करेंगे। और काफी पेशेंस से आपको हर एक लेक्चर देखने की जरूरत है। आप कोई भी डाउट है, व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज भेज सकते हो। हमारे इन्फिनिटी IQ पोर्टल पे आपको जितने भी टेस्ट सीरीज हैं इंडिया में अवेलेबल, वो सब अवेलेबल होंगे प्रैक्टिस के लिए। सेल्फ चेकिंग इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, सब समझ आ रहा है, बट आपका प्रोग्रेस क्या है वो कैसे चेक करोगे, जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे। तो आप टेस्ट सीरीज यहाँ से परचेज कर सकते हो, कुछ फ्री टेस्ट सीरीज भी हैं। आप पहले डेमो लो, देखो कि आपको कुछ फ्री टेस्ट सीरीज से क्या पता लग रहा है, आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। और इन्फिनिटी IQ प्लस जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको तो आप सपोर्ट कर ही रहे हो, हमारी कम्युनिटी ग्रो कर रही है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और अगले लेक्चर में हम कैप्चर करेंगे सभी हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर्स, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज के जो टॉपिक था उसमें आपको थोड़ा बहुत डाउट हुआ होगा स्ट्रक्चर ड्राइंग में। तो नेक्स्ट क्लास हम पूरा डेडिकेट कर देंगे एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन के स्ट्रक्चर में। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना और हमें सपोर्ट करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Follow and subscribe us for more.